हेलो गाइस, आप सभी को वेलकम है हमारे चैनल पे। दोस्तों, एएनएम जेएनएम या बीएससी नर्सिंग के जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, ये सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हम लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता है, जीव विज्ञान का जो है हमने कोशिका का चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो कोशिका विभाजन से जो भी इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और 10 का सेट लगाएंगे। और आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसी समय में आप आंसर कीजिएगा और हमसे पहले आप आंसर कीजिएगा। तो आप मन में ही आंसर को सोचिएगा और समझ लीजिएगा, हम आपको आंसर तो बता ही देंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बातें देखिए, जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 वीडियो रेगुलर आपको मिलेगी, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। 7 बजे मिलेगा आपको फिजिक्स, 8 बजे मिलेगा आपको केमिस्ट्री और 9 बजे मिलेगा आपको बायोलॉजी। तो ये 3 वीडियो आपको कंटिन्यूस डेली देखना है। इससे क्या होगा, आपको तैयारी बहुत अच्छा बन जाएगा, कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो कैंडिडेट झारखंड के स्पेशलिस्ट एएनएम जेएनएम का, देखिए बीएससी नर्सिंग का कोर्स इस बार चालू नहीं कर पाए। कारण ये है कि टीचर दो चार धोखा दे दिए, क्योंकि 12th लेवल का झारखंड में पूछता है एन बीएससी नर्सिंग में। लेकिन एएनएम जेएनएम का जो है कोर्स, अगर कोई झारखंड के स्टूडेंट देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि एएनएम जेएनएम में हम एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लें, तो वो हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक जो है हम प्ले लिस्ट में दे दिए हैं, या फिर आप गूगल प्ले में जाके डायरेक्ट झार एग्ज़ाम लिखेंगे सटाकर, झार एग्ज़ाम। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप जाके डाउनलोड करके वहाँ पे जो है लाइव क्लासेस शेड्यूल देख सकते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए जो हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी के कारण। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और कोशिका विभाजन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है, और जितने भी पेड स्टूडेंट है, जितने भी ऐप वाले स्टूडेंट है, उसको भी ये वीडियो देखना है और खुद से आंसर लगाने का कष्ट करना है, ताकि आपका भी रिविजन अच्छा हो। क्योंकि ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है अपने ऐप में, ठीक है, अच्छी तरह से। अब यहाँ कह रहा है कि सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चला जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे गुणसूत्र जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो अपोजिट, मतलब जो है एक साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल, उधर जो है भागने लगता है, ठीक है, खिंचाव होते लगता है। तो वो किस अवस्था में होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि समसूत्री विभाजन होता क्या है, आप ये जानते होंगे। और नहीं जानते, थोड़ा सा हम कंक्लूजन आपको दे देते हैं। देखिए, ये जो कोशिका का विभाजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री, असूत्री बोले तो ए माइटोसिस, डायरेक्ट शॉर्ट में लेते हैं ए माइटोसिस। और दूसरा होता है माइटोसिस, माइटोसिस बोले तो समसूत्री यानी समान सूत्र का विभाजन। और तीसरा नंबर होता है अर्धसूत्र का विभाजन, यानी कि आपका मियोसिस, मियोसिस होता है, मियोसिस इंग्लिश में उसको मियोसिस। कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों कन्फ्यूज करके आपको दे देता है। यहाँ पे आपको समसूत्री विभाजन तो बात बोल रहा है, सूत्री विभाजन तो बोल रहा है ना। तो यहाँ पे जो है समान सूत्रों का विभाजन हो रहा, तो सूत्री विभाजन है, यानी कि वो जो है आपका माइटोसिस, इसका मतलब ये होता है। और उसके अंदर अगर माइटोसिस का बात किया जाए, यानी समसूत्री विभाजन का बात किया जाए, तो दोस्तों समसूत्री विभाजन जो है 4 फेज में, 4 नहीं 5 फेज में हम इसको बांट सकते हैं। तो जो सबसे पहला फेज होता है वो इंटरफेज होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरा जो फेज होता है आपका होता है क्या, प्रोफेज। और उसके बाद जो होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है एनाफेज, और लास्ट जो होता है वो टेलोफेज होता है। तो इतने सारे फेज में समसूत्री विभाजन का संपन्न होता है। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किस फेज में जो है विपरीत दिशाओं में ध्रुव की ओर चल जाएगा ये गुणसूत्र। तो दोस्तों, सबसे जो बेस्ट आंसर है वो एनाफेज है, क्योंकि प्रोफेज जो है वो शुरू होता है, सबसे लंबा प्रोसेस प्रोफेज होता है। ये सारे वीडियो में, 4 4 वीडियो में मैंने ये पूरा बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं। और अगर आप हमारे नोट पढ़ लेंगे तो वो नोट में एकदम टू द पॉइंट पॉइंट करके ये लिखा हुआ है, जो कि आपको ऐप में मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, एनाफेज एक ऐसा फेज है जिसमें कि वो लास्ट वाला फेज के जस्ट एक ऊपर है, ठीक है ना। तो ये एनाफेज जो होता है, इस फेज में जो है आप जो गुणसूत्र के जो गुणसूत्र जो होते हैं वो अलग अलग चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गुणसूत्र का हम लोग इस तरह से हम लोग गुणसूत्र को दिखाते हैं, है ना। और जब ये दो कट जाता है तो इसे हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी सूत्री विभाजन होता क्या, पहले ये जान लीजिए। एक मातृक कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होना ही हम लोग का समसूत्री विभाजन कहलाता है। यानी कि एक मदर सेल अपना 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो वही होता है। तो इस प्रकार समसूत्री विभाजन जो होती है, एक अपना मदर सेल 2 पुत्री सेल यानी डॉटर सेल का निर्माण करती है। और उसके अंदर जो 5 फेज बताए हैं, तो उसमें जो है पांचों फेज में प्रोसेस होता है। तो सबसे जो यहाँ पे एनाफेज देख रहे हैं, ये जो होता है, ये गुणसूत्र जो है विपरीत अलग अलग होके वो अलग हो जाते हैं, और लास्ट में टेलोफेज होके
पूरी तरह से प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। उसके बाद और एक प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस करके, जिसमें कोशिका द्रव्य जो होता है वो अलग होता है। इस प्रकार एक कोशिका का विभाजन पूर्ण तरह से टेलोफेज में संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के आधार पर। अब इस जगह में क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी। तो देखो लंबी स्टेज जो है, सबसे पहला ही स्टेज लंबी स्टेज होता है। देखो ऐसे तो पहले जो आप समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन बोल लो, है ना, ये जो है इंटरफेज पहले होता है। तो इंटरफेज जो होता है पहले तैयारी करता है। जैसे आप घर में अगर सब्जी वब्जी बनाओ तो मसाला वगैरह सब लाओगे, फिर सब्जी बनाना स्टार्ट करोगे, और सब्जी जब बनाना स्टार्ट करोगे तो उसमें टाइम तो लगवे करेगा। तो ये जो है सारा व्यवस्था इंटरफेज, यानी कि इंटरफेज बोल सकते हैं, विरामा अवस्था जो होता है वो होता है। उसके बाद वाला जो फेज होता है, जो एक्चुअल फेज होता है, वो प्रोफेज होता है। तो प्रोफेज एक लंबी श्रृंखला में होता है, मतलब इसमें कुछ टाइम लगता है। इस वजह से ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। तो दोस्तों हम लोग का प्रोफेज जो है सबसे लंबी स्टेज है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो ऐप में जाइए और वीडियो दे के रखा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए, 4-5 वीडियो है, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मियोसिस, मैंने क्या बोला, इसी मियोसिस को हम लोग अर्धसूत्र विभाजन भी बोलते हैं, अर्धसूत्र विभाजन। ठीक है, तो दोस्तों मियोसिस यानी अर्धसूत्र विभाजन, आप पहले ही आंसर दीजिए, आप मन में पहले ही आंसर सोचिए कि इसका कौन सा आंसर होने वाला है। इससे क्या होगा, आपका तैयारी भी बहुत अच्छा होगा। अभी तो आंसर हम बताएंगे ही, फिर भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। हाँ दोस्तों, वो कौन सा फेज़ है जिस फेज़ में आप जो है गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। दोस्तों आप मियोसिस में दो प्रोसेस होता है अर्धसूत्र में, मतलब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे क्या होता है, 4-4 करके फेज होता है। 4-4 फेज मतलब दो फेज में हम बांटेंगे इस मियोसिस को। कैसे, मियोसिस 1 में हम बांटते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में बांटते हैं। ठीक है, मियोसिस यानी दो प्रोसेस होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब इस मियोसिस 1 में यहाँ पे कोई इंटरफेज नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टार्ट होता है प्रोफेज से, फिर होता है आपका मेटाफेज से, और फिर होता है आपका एनाफेज से, और फिर होता है ये टेलोफेज से। तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब इधर 2 है क्योंकि मियोसिस 2 है, तो सेम टू सेम होगा प्रोफेज 2, उसके बाद आपका मेटाफेज 2, उसके बाद क्या आपका एनाफेज 2, उसके बाद जो है टेलोफेज 2। तो इस प्रकार पूरे प्रोसेस का जो है डिवीजन होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला प्रोसेस, ये जो मियोसिस 2, ये जस्ट लाइक कुछ नहीं, जो समसूत्री विभाजन के जिस तरह का होता है उसी प्रकार ये जो है समसूत्री विभाजन की तरह ही ये जो है मियोसिस होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन की तरह ही मियोसिस होता है। बात आप समझ रहे होंगे। तो इसीलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से लगाते हैं कि मियोसिस के स्टेज पर गुणसूत्र संख्या आधी कब हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। दोस्तों एनाफेज, ये थोड़ा सा मतलब फाइनल के जस्ट, क्योंकि आपको पता है अभी एक क्वेश्चन हम आपको बताएं कि गुणसूत्र जो है देखिए ऊपर चला जाता है, मतलब एनाफेज में ही ऊपर चला जा रहा है गुणसूत्र, तो अलग हो जा रहा है गुणसूत्र में ही। तो गुणसूत्र देखिए आधी हो जाती है, मैंने गुणसूत्री अलग अलग ऊपर और नीचे चला जाता है, तो वो एनाफेज 1 में ही जाता है, एनाफेज 1 में। ठीक है, तो दोस्तों एनाफेज 2 नहीं, एनाफेज 1 पे जो है गुणसूत्र ऊपर की ओर आधी हो जाती है। ठीक है ना। अब आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हमने अभी पढ़ा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कहता है कि गुणसूत्र आधी आधी हो जाती है, यानी समान समान बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर अर्धसूत्र की बात करूं तो ये जो गुणसूत्र है 4 भागों में टूट जाता है। जैसे ये गुणसूत्र है, ये चलिए एस फेज में, फिर इसको तोड़ते हैं तो 4 टुकड़ा हो जाता है, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, तो 4 टुकड़ों में ये गुणसूत्र बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समसूत्री विभाजन में एक मात्र जो कोशिका होता है, यानी मदर सेल जो होता है, समसूत्री में कितने में डिवाइड होता है, तो 2 में, यानी कि एक डॉटर, 2 टोटल सेल में। उसी प्रकार अगर अर्धसूत्री की बात किया जाए कि अर्धसूत्री में बोले तो एक जो मदर सेल्स होता है, यानी कि मातृ कोशिका है, वो कितनी पुत्री कोशिका में विभाजित होती है, तो 4 पुत्री कोशिका में विभाजित होती है। लेकिन गुणसूत्र की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, समसूत्री विभाजन में अगर गुणसूत्र की बात किया जाए तो गुणसूत्री समान समान, समसूत्री समान सूत्री, माने समान सूत्री यानी समान गुणसूत्र की संख्या, समझ रहे हैं ना, नामे से हो रहा है। तो इसीलिए माइटोसिस का अगर बात किया जाए, समसूत्री विभाजन की बात किया जाए, तो गुणसूत्र आधी आधी हो जाती है। जबकि हम अर्धसूत्र की बात करें तो अर्धसूत्री में जो है ये आधी हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, अगर समसूत्री एक प्रोसेस में खत्म होता है, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस, वो 2 चरण में खत्म होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले जो चरण होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, मान लीजिए ये एक गुणसूत्र है, इसको पहले भाग में कहा था तो समसूत्री, मतलब एक इधर आ गया और एक गुणसूत्र इधर आएगा।
फिर एक होता है मियोसिस टू, तो इसको काटेंगे तो ये छोटा वाला, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, 4 भागों में ये गुणसूत्र बंटवारा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो गुणसूत्र जो है यहाँ पे बट के आधा हो जाता है और समान सूत्र में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। यहाँ दिया है इंटरफेस, टेलोफेस। अब इंटरफेस जब बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसमें इंटरफेस होता ही नहीं है, लेकिन आप समसूत्री विभाजन में देखो तो वहाँ पे इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से किस में कोशिका सक्रिय होता है। देखिए इंटरफेस जो होता है ये जो होता है ये क्या विरामावस्था होता है, मतलब जुगाड़ लाता है कि अब कोशिका विभाजन जो है शुरू होगा। तो सबसे जो मेन प्रोसेस है जहाँ पे कोशिका विभाजन का शुरू होना प्रारंभ होता है वो प्रोफेज है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सक्रिय हो गया कोशिका वो प्रोफेज में ही होगा, तो प्रोफेज इसका राइट आंसर है। इसी अवस्था में जो केंद्रक कला है ना, कोशिका झिल्ली है, ये सारी चीज़ गायब हो जाता है और ये जो एनाफेज में है ये सब फिर आ जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये रही हम लोग का बात। अब ये क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार वाला क्वेश्चन है कि मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस जो होता है उसमें कौन सा कथन सही है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन सही है। देखिए ये जानबूझकर भी अगर आप ऑप्शन देखो तो फिर गलत लगाओगे। मियोसिस एक समसूत्री विभाजन है तो ये कट जाएगा, ये तो नहीं है। अब मियोसिस टू अर्धसूत्री विभाजन है, ये परफेक्ट है, एकदम यही सही आंसर है। मियोसिस टू जो होता है, मियोसिस वन जो है वो एक अर्धसूत्री विभाजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंसने वाला क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन डी आप लगा देते कि मियोसिस जो होता है ये 1 और 2 दोनों अर्धसूत्री विभाजन है, आप ये लगाने चाह रहे थे हमको पता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? कारण ये है, देखिए आप अगर हमारे नोट्स में पढ़ेंगे तो हमने वहाँ बताया था जो अर्धसूत्री है, अभी हमने आपको बताया ये जो मियोसिस प्रोसेस टू होता है, मियोसिस टू, क्योंकि मियोसिस वन होता है और मियोसिस टू होता है, 2 चरण होता है, क्योंकि कोशिका को 4 पुत्री कोशिका बनाना है तो वो 2 बार कोशिका विभाजन करेगा, ठीक है। तो उस केस में देखिए ये मियोसिस जो होता है ये फिर से जो मियोसिस टू होता है ये समसूत्री विभाजन का कार्य करता है, ना कि अर्धसूत्री विभाजन का, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। तो इसका भी सही है कि मियोसिस वन जो है एक अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और उसके बाद जो है ये मियोसिस टू वो समसूत्री विभाजन का काम करता है। तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन भी हमने आपको लगा के दिखाए। देखिए ये भी एनाफेज वन लगाए, क्योंकि जब यहाँ पे मियोसिस का बात कर रहा है तो मेन जो काम होता है वो मियोसिस वन ही, और मियोसिस वन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन का मेन एग्जाम्पल है। अगर आप मियोसिस टू का बात करें तो वो जस्ट लाइक समसूत्री विभाजन का जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका बी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है। अब इस क्वेश्चन को देख के हम और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का होना आवश्यक है। तो समय जो शोल की मरम्मत करता है, आपका घाव हो जाता है, आपका चोट लग जाता है, ये सारी चीज़ को आपको ठीक करने का काम केवल समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस करता है, ठीक है ना, केवल माइटोसिस करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि कायिक कोशिका का जो कोशिका विभाजन होता है, जैसे कि समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका का विभाजन होता है जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में रहता है, कायिक कोशिका, ठीक है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किस में होता है, तो दोस्तों ये जनन के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये नोट पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको सुनना चाहिए। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है ये जनन कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट है। जनन कोशिका के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि समसूत्री विभाजन में घाव भरना, मरम्मत या पुनर्निर्माण ये सारी चीज़ जो होता है समसूत्री में, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अर्धसूत्र में जो होता है आपका किसका अंडाणु, ये सारी चीज़ें है ना जनन कोशिका में, जैसे अंडाणु का निर्माण होना या फिर स्पर्म का निर्माण होना, ठीक है ना, ये सब। तो ये जो है इसका ऑप्शन ए था, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे। इसमें एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। देखिए जैसे कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें हम क्या बोले, जनन कोशिका, जनन कोशिका में जैसे स्पर्म आएगा, चलिए स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है, प्लस ओवम आएगा, ओवम यानी अंडाणु। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि ये जो शुक्राणु है और ये अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करता है, तो दोस्तों इसका निर्माण करता है जाइगोट का, जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ये होता शुक्राणु, ये होता अंडाणु, जब दोनों मिलता है तो मिलके ये युग्मनज का निर्माण करता है। क्या? युग्मनज का निर्माण करता है। इसी युग्मनज को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। यानी अगर ओवम
और स्पर्म मिल गया, अगर ओवम और स्पर्म मिल गया तो एक बच्चे का निर्माण, इसी को जो है शिशु जो छोटी अवस्था में रहता है तो उसको जायगोट बोलते हैं, तो जायगोट का निर्माण होता है, उस प्रकार बच्चा का विकसित होता है ना। तो ये जितने भी जनन कोशिका के लिए उपयोग होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर बोला जाए शरीर के घाव, मरम्मत या कहीं भी उसको चोट वोट लग गया इसको ठीक करना, तो वो समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब ये उठा के कहाँ से आ गया क्वेश्चन पता नहीं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित करता है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वो कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों को, अब रोग और स्थिति, अब देखो एस्ट्रोलॉजी होगा तो नहीं, बायोलॉजी, बायो इकोलॉजी होगा तो नहीं, डेस्मोलॉजी है ना, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये एंड्रोलॉजी। दोस्तों एंड्रोलॉजी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से उठ गया क्वेश्चन पता नहीं हमको। अब ये देखिए, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी परत है। अब आपका हाथ है, अब हाथ में मांस है, तो ये जो बाहरी त्वचा है, ये बाहरी त्वचा कौन सा किसका बना होता है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हमारे जो शरीर का लेयर है कितने लेयर से बना है। जैसे हाइपोडर्मिस होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं, फिर डर्मिस होता है, फिर एपिडर्मिस। तो जो बाहरी त्वचा का बात किया जा रहा है तो वो डर्मिस होता है, उसके बाद वाला त्वचा डर्मिस, उसके बाद वाला त्वचा हाइपोडर्मिस। तो हमको बस यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है, तो एपिडर्मिस। तो बिल्कुल सही था आंसर इसका। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्री विभाजन, यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन का ही बात बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल गुणसूत्र मध्य रेखा में रहता है, मतलब मिडिल पे। तो दोस्तों अगर समसूत्री विभाजन की बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं, एक होता है इंटरफेस, ठीक है ना, दूसरा होता है आपका प्रोफेस, तीसरा होता है मेटाफेस, चौथा होता है एनाफेस, और पांचवा होता है टेलोफेस, है ना, ये सारे। तो पूरा बीच का अवस्था देखो ना, बीच का अवस्था तो हमको मेटाफेज लग रहा है, तो मेटाफेज कहाँ पे है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये बीच वाला मेटाफेज, समझ रहे हैं। तो बोला यही क्वेश्चन में कि बोला है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर रहता है, तो बस मेटाफेज में मध्य रेखा में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन बड़ी देखा जा रहा है, ये क्वेश्चन को देखें तो बड़ी सताता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है। अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। देखिए हम भी गलत कर पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ, अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही जवाब। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, हमें पता है कि ये जो अर्धसूत्रण होता है ये 2 चरणों में होता है। आपको बताएं ये जो अर्धसूत्रण होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 चरण में होता है, यानी ये सत्य है। तो ये तो नहीं मानना, हमको असत्य वाला मानना है, मतलब सत्य जो नहीं है उसको मारना है। तो दूसरा नंबर बोल रहा है अर्धसूत्र के फलस्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। भैया यही तो गलत हमको लग रहा है। आप सोचो कि अर्धसूत्र जब फलस्वरूप होता है तो हम बोले कि गुणसूत्र संख्या क्या होता है भैया, दोगुनी तो नहीं होगा, गुणसूत्र आधा हो जाएगा। लेकिन भाई एक जो मातृ कोशिका है वो 4 पुत्री कोशिका में निर्माण हो जाता है, मतलब पुत्री कोशिका की बात की जाए यानी एक मदर सेल जो है वो 4 डॉटर सेल का निर्माण कर देती है। लेकिन 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 अगर स्पर्म यानी गुणसूत्रों की बात कर दिया जाए तो मैंने अभी साफ साफ बताया आपको कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि 2 भागों में बढ़ जाता है, लेकिन अर्धसूत्री में इसको भी आधा आधा कर देता है, तो मतलब आधा आधा हो जाता है, मतलब एक जो गुणसूत्र है वो आधा हो जाएगा, ठीक ना। आपको पता है जो गुणसूत्र जोड़ा में रहता है तो समसूत्री विभाजन में ये एक इधर अलग हो जाता है। अगर थ्योरी नहीं पढ़े तो थ्योरी जाके पढ़ो तभी समझ में आएगा। और उसके बाद जब अर्धसूत्री विभाजन की बात किया जाए तो ये भी एक प्रोसेस होता है, म्योसिस 2 में ये कट जाता है और ये छोटा छोटा बन जाता है 2। तो इसीलिए वहाँ पे जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोषों में गुणसूत्र की संख्या जो है आधी रह जाती है, ना कि दुगनी हो जाती है। तो यही वाला गलत है। और देखो भाई जो सही है देख लो, सी नंबर सही है देख लो, तो 1 नंबर सही है, सी भी सही होगा, डी भी सही होगा। तो देखते हैं क्या क्या बता रहा है। तो अर्धसूत्र के दौरान जनन कोषों में जीन परिणामी कोषों की मिश्रित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्रॉसिंग होता है, अगर आप समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का जो है डिफरेंस पढ़ो तो वहाँ पे दोनों का डिफरेंस वहाँ पे साफ साफ तौर पे बताया गया था कि जो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है दोनों का डिफरेंस क्या था कि समसूत्री विभाजन जो है क्रॉसिंग नहीं करता, यानी कि मिक्सअप नहीं होता है उनका विभाजन में। जैसे कि गुणसूत्र अगर अलग हो रहे हैं तो गुणसूत्र इस प्रकार जो है अलग हो जाते हैं, उसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगर
अर्धसूत्री की बात किया जाए तो जैसे इधर काटेगा तब ये मिक्सअप हो जाएगा, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए इस गुणसूत्र को क्रॉस कर रहा है, मतलब काट रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है अर्धसूत्री के दौरान जनन कोशिका परिणामक कोशिका में मिश्रित हो जाते हैं। ऑब्वियसली काट रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है तो मिश्रित हो ही जाएगा। अब उसके बाद वाला देखिए डी नंबर क्या बोल रहा है, जनन ग्रंथि यानी गोनड में अर्धसूत्र गुणसूत्र युग्मक का निर्माण करता है। तो देखिए हमने अभी आपको बोले युग्मनज या युग्मक जो भी बोल लो, आपको अभी हम बताएं कि स्पर्म मिलेगा ओवम के साथ। अगर स्पर्म मिल जाएगा ओवम के साथ, ध्यान से सुनिए, अगर स्पर्म मिलता है ओवम के साथ तो ये जाइगोट का निर्माण करता है। तो जाइगोट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो यही युग्मनज, देखिए जनन ग्रंथि यानी गोनाड में अर्धसूत्री युग्मक का उत्पादन के लिए होता है। समझ रहे हो ना। तो जहीं भी स्पर्म बोला जाए कि स्पर्म का निर्माण पुरुषों में कैसे होता है या फिर महिलाओं में ओवम का निर्माण किससे होता है, कौन सा कोशिका विभाजन से होता है, तो ये आप सीधी सीधी बोल दोगे कि अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो है पुरुषों में स्पर्म निर्माण होता है और स्त्रियों में जो होता है वो ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन है यहाँ पे हार्मोन से क्वेश्चन उठा लिया गया है कि डेस कोशिका विभाजन से संबंधित है। आप सोचिए क्या होगा। ऑप्शन दिया जिब्रेलिन, ऑप्शन बी दिया साइटोकाइनिन, और ऑप्शन सी दिया ऑक्सिन, और ये दिया है मलाइक हाइड्रोजाइड। तो दोस्तों देखिए जो कोशिका विभाजन होता है वो साइटोकाइनेसिस एक हम प्रोसेस भी बताए हैं। साइटोकाइनेसिस यानी जीव द्रव्यों को अलग होना, जीव द्रव्यों का अलग होना। मैंने आपको बताया साइटोकाइनेसिस प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरीके से हम अपने ऐप में समझाए हैं। तो ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है और आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। तो बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चंस था इंपॉर्टेंट आपको अच्छी तरह से समझा के हमने बताया। अगर लगता है कुछ क्वेश्चन छूट गया तो ऐप में आइए, ज़्यादा फी नहीं है, वहाँ पे जुड़िए और ऐप में सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारा फैसिलिटी वहाँ पे दिया हुआ है। आप प्ले स्टोर पे लिखिएगा झार एग्ज़ाम और ये ऐप आपको मिल जाएगा। जो भी तैयारी करना चाहते हैं जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपको बेहतरीन बनाएंगे। और रही बात केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं, सॉरी बायोलॉजी बोल रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन भी ऊपर में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ, जल्द से देखिए। और इसी प्रकार डेली हम लोग 7, 8, 9 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है और बस टाइम पास होता है यूट्यूब में। इसीलिए अगर आपको लाइव क्लास में जुड़ना है तो ऐप में जुड़िए, वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई होता है, ना कि बकवास होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।